नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 13 जून 2023 के करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और 9 से 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज हैं। सबको एक एक करके डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। कांग्रेट्स टू ऑल दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अब तक 13 बच्चों के नाम आ चुके हैं ओवरऑल जिन्होंने यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। ये 13 मैं कह सकता हूँ सीरीज में थे जिसको मैंने इनिशिएट किया था। उसके साथ साथ 5 और बच्चे हैं। ओवरऑल टोटल मेरे पास 18 बच्चों के ऐसे नाम हैं जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं। मैं सबके नाम्स को कंपाइल कर रहा हूं। मैंने टेलीग्राम पे भी उनको मैसेज करने को बोला है। एक एक करके सबसे फोन पे बात करूंगा और उसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं उनके ज्यादा से ज्यादा आंसर्स को रिव्यू करूं और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इन क्वालिफाइड बच्चों से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज मैं इनके आंसर्स को चेक करके इनको गाइड करने की कोशिश करूंगा मेंस की तरफ। आगे चलते हैं दोस्तों। इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले अपलोड होती है। साथ साथ अगर आप मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब मेरी वेबसाइट www.harshitdwivedi.com पे भी आप लॉग इन करके स्टडी मटेरियल सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसी पर्टिकुलर वेबसाइट और ऐप पे जल्दी ही कोर्स भी मैं लॉन्च करूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स एनालिसिस की पहली न्यूज देखते हैं। रिसेंटली सुनने में दोस्तों ये आ रहा है कि कोविड वैक्सीनेशन का डाटा ब्रीच हुआ है। अभी कोविड वैक्सीनेशन का डाटा ब्रीच आप सोचोगे कि सर ये क्या चीज है। तो भाई देखो क्या होता है, जब भी आपने कोविन प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर किया होगा तो कुछ चीजें आपने प्रोवाइड की होंगी, जैसे कि आपने आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड किया होगा, अपना फोन नंबर प्रोवाइड किया होगा। उसके साथ साथ दोस्तों जब आपने कोविन प्लेटफॉर्म पे वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर किया होगा तो उसमें वो साइट, वो हॉस्पिटल, वो कोविड वैक्सीनेशन का सेंटर रजिस्टर्ड होगा, कौन सी वैक्सीन आपको मिली ये रजिस्टर्ड होगी। तो ये सारा पोटेंशियल डाटा यहां पे ब्रीच हुआ है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री ने यहां पे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करिए कि ये डाटा ब्रीच हुआ तो हुआ कैसे। अभी जब डाटा ब्रीच की आती है बात तो भाई आती है साइबर सिक्योरिटी की बात, और जब आप बात करते हो साइबर सिक्योरिटी की तो कौन सा पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? आपके लिए हो जाता है जीएस पेपर 3। इसके अंदर सिक्योरिटी, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। तो जीएस पेपर 3 के अंदर सिक्योरिटी के सबहेड की तरह ये साइबर सिक्योरिटी की न्यूज आपके काम की है। अब डाटा ब्रीच की बात करें तो भैया कोविड वैक्सीन बेनिफिशरीज का डाटा यहां पे रिलीज हुआ। अभी के लिए ये पर्टिकुलरली क्लियर नहीं है कि कितने लोगों का डाटा यहां पे रिलीज हुआ है, बट सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े बड़े लोगों का डाटा रिलीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कोविन के चेयरमैन राम सेवक शर्मा, इन्होंने जो आईडी सबमिट की थी वैक्सीनेशन के लिए वो यहां पे लीक हुई है। सीनियर बीजेपी लीडर मीनाक्षी लेखी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, इन्होंने किस लोकेशन पे वैक्सीनेशन लिया ये ब्रीच हुआ है। केरला की हेल्थ मिनिस्टर वीना गॉर्ज, इनका मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ब्रीच हुआ है। समझ गए क्या होता है कि कोविन पोर्टल में भी आपके बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन नंबर्स और डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जांपल आधार, पासपोर्ट, पैन, तो ये सब चीजें भी हैं। अभी क्या है कि अगर आप फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो तो फॉरेन ट्रेवल के लिए आपने अपने पासपोर्ट डिटेल्स को अपडेट किया होगा कोविन में। ओके, मैंडेटरी नहीं है बट कुछ लोगों ने किया है। तो यहां पे कुछ लोगों की पासपोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। तो जब पूछा गया हेल्थ मिनिस्ट्री से कि भैया ये सब कैसे लीक हो रहा है, तो समझिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोविन पोर्टल में किस प्रकार से चीजों की अवेलेबिलिटी है। कोविन पोर्टल हेल्थ मिनिस्ट्री के हिसाब से एडिक्वेट सेफगार्ड्स रखता है डाटा प्राइवेसी के लिए, और वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी का डाटा कोविन ऐप पे 3 लेवल्स पे अवेलेबल है। एक तो बेनिफिशियरी डैशबोर्ड, तो जो पर्सन वैक्सीनेशन करा चुका है वो कोविन पे अपने डैशबोर्ड पे जाके, और इसके लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन लगेगा, अपने से रिलेटेड डाटा एक्सेस कर सकता है कि हाँ भाई उसका वैक्सीनेशन कहाँ हुआ था, ये वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट है, इस दिन पे वैक्सीनेशन हुआ था, ये वाली वैक्सीन लगाई थी, वगैरह वगैरह। फिर एक है कोविन ऑथराइज्ड यूजर, यानी कि वैक्सीनेटर जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है, वो हेल्थ सेंटर जहां पे वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जा रही है वो भी यहां पे ओवरऑल डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। और एक एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बेस्ड एक्सेस है। यहां पे थर्ड पार्टी एप्स भी जिनको कोविन के एपीआई का ऑथराइज्ड एक्सेस मिला हुआ है वो भी ओटीपी ऑथेंटिकेशन के थ्रू डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि यहां पे थर्ड पार्टी एक्सेस ऑफ डाटा के लिए इंडिविजुअल जिसका डाटा एक्सेस किया जा रहा है उसकी परमिशन लगेगी, उसका ओटीपी ऑथेंटिकेशन लगेगा। तो इतना कुछ यहां पे अगर सेफ्टी
प्रोटोकॉल है, तो कैसे यहां पे ये डाटा रिलीज हो रहा है? तो राजीव चंद्रशेखर, यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ने यहां पे क्लैरिफाई किया है कि भैया ये जो डाटा है वो किसी टेलीग्राम बॉट के थ्रू एक्सेस किया जा रहा हो। ये जो टेलीग्राम बॉट है इसके पास सीधे कोविन का एपीआई एक्सेस नहीं है, इसके पास कुछ और इनडायरेक्ट एक्सेस है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोविन ऐप पे किसी डाटा ब्रीच की खबर हम लोग सुन रहे हैं, इससे पहले भी अक्सर कर इस प्रकार की खबर निकल के आई है। तो हो सकता है कि पिछली डाटा ब्रीच में कुछ डाटा रिलीज हुआ हो और उस डाटा का एक्सेस इस टेलीग्राम बॉट को हो। तो अभी के लिए ये प्रूव नहीं होता और ये कंफर्म है यूनियन मिनिस्ट्री के हिसाब से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के हिसाब से, कि हाँ भाई ये जो चैट बॉट डाटा यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है कोविन वैक्सीनेशन का, ये सीधे सीधे कोविन के एपीआई से नहीं जुड़ा है, ये पहले कोई डाटा लीक हुआ होगा उसकी डाटाबेस से जुड़ा हुआ है। और अगर कोई मिस्चीवियस तरीके से इस प्रकार का डाटा लीक करेगा तो सबसे पहले वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम को सामने रखेगा। आम आदमी का डाटा कौन ही देखता है यार, मेरे जैसे आपके जैसे लोगों का कौन डाटा देखेगा? लेकिन जो बड़े लोग हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, उनका डाटा लीक हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पब्लिक परसेप्शन, एक पब्लिक इमेज बनेगी कि देखो इतने अमीर लोगों का डाटा लीक हो सकता है, इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों का डाटा मतलब रिलीज हो सकता है, तो हमारे जैसे आम लोग कहाँ ही स्टैंड करते हैं। समझ गए? तो ये है ओवरऑल लॉजिक। ओके, गवर्नमेंट ने डिनाई किया कि भाई सीधे सीधे कोई ब्रीच नहीं है, इस टेलीग्राम बॉट के पास सीधे सीधे कोविन ऐप के एपीआई का एक्सेस नहीं है। पहले हो सकता है कोई डाटा लीक हुआ हो, उसके एपीआई का एक्सेस यहां पे हो, इससे यह प्रूव नहीं होता कि पूरा का पूरा कोविन का एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। एक प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे भी है कि कोविन का डाटा आरोग्य सेतु और उमंग ऐप के साथ जुड़ा हुआ है। उमंग ऐप क्या है? तो ये यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, इसको डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा और नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के द्वारा। मोबाइल गवर्नेंस को करने के लिए इंडिया में उमंग प्रोवाइड करता है सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल सिटीजन्स टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो उमंग ऐप के साथ चूंकि यहां पे कोविन पोर्टल का डाटा जुड़ा हुआ है, तो बेसिकली बैक एंड एपीआई इंटरफेस और इंटरलिंकिंग होने के चलते थोड़ा कंसर्न तो जरूर है कि अभी के लिए एक टेलीग्राम बॉट, एक मिस्चीवियस एक्टिविटी किस प्रकार से कोविन का डाटा एक्सेस कर पा रही है। क्योंकि अगर वो कोविन का डाटा एक्सेस कर सकती है तो इस बात का डाउट है कि कहीं उमंग ऐप से रिलेटेड डाटा तो लीक नहीं हो जाएगा। तो इस बात को लेकर यहाँ पे थोड़ी पॉलिटिक्स और गर्मा गर्मी हो रही है। हालांकि सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि कोविन डाटा बेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, इसका एपीआई अभी भी सेफ है। आगे चलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन कूल डाउन टू 4.2% इन मई। भाई ये क्या न्यूज़ है? अब इन्फ्लेशन की बात आ रही है तो सीधे सीधा आप समझ लीजिए पेपर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मई में जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो पहुंच चुका है 4.25% पे। ठीक है, अप्रैल में ये रिटेल इन्फ्लेशन था 4.7%, मई में आ चुका है 4.25% पे। ओके, आरबीआई की अपर थ्रेशोल्ड है 4% और 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो 4.25% इज अ गुड कह लो प्रोग्रेस। हाँ, ये आप कह सकते हो कि मई 2022 के रिस्पेक्ट में 4.25% है। तो मई 2022 में रिटेल इन्फ्लेशन था 7%। तो चूंकि बेस इफेक्ट यहां पे आ जाता है, मई 2022 का इन्फ्लेशन ज्यादा था, इसलिए इस साल मई 2023 का इन्फ्लेशन हमें थोड़ा कम नजर आ रहा है। ओके, 20 महीने में सबसे कम है ये 4.25%। उसके साथ साथ अगर आप देखो, ठीक है, तो फूड प्राइस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 0.51% बढ़ा है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ये 0.7% लगभग बढ़ा है व्हेन कंपेयर टू अप्रैल, जिसमें 0.6% बढ़ा था पिछले महीने के रिस्पेक्ट में। अर्बन कंज्यूमर्स की बात की जाए तो इनके सामने इन्फ्लेशन है 4.27%। रूरल काउंटर पार्ट्स की बात की जाए, रूरल इलाकों में रहने वाले लोगों की बात की जाए तो इनके सामने इन्फ्लेशन है 4.17%। मैं इन्फ्लेशन के रिस्पेक्ट में आपको मंथली डाटा ज्यादा फॉलो करने को बोलता नहीं हूं। यहीं पे अगर आप फूड आइटम्स के अंदर वेजिटेबल और एडिबल ऑयल्स का इन्फ्लेशन देखेंगे तो वो मई 2022 के लेवल के रिस्पेक्ट में 16% और 8.8% गिरा है। वहीं पे सीरियल्स में इन्फ्लेशन 12.7% बढ़ा है, पल्सेस में 6.6% बढ़ा है, मिल्क में 8.91% बढ़ा है, स्पाइसेस में 17.9% बढ़ा है। इस इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस को आगे कैसे बदला जाएगा इस बात पे डिपेंड करेगा कि एल नीनो की ट्रेजेक्टरी क्या रहती है, मॉनसून कितना पानी बरसाएगा। ठीक है, जो यहां पे आरबीआई का प्रोजेक्शन है, आरबीआई का प्रोजेक्शन ये है 4.6% इन्फ्लेशन इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023-2024। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदन सबनविस का यह बोलना है कि हाउस होल्ड गुड्स में अगर 6% प्लस इन्फ्लेशन देखा गया
और पर्सनल केयर और हेल्थ में भी देखा गया तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आप कह लो जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कंपनियां तो कॉस्ट कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देंगी। तो ये मंथली इन्फ्लेशन के फिगर्स हैं, हर मंथ ये ओवरऑल रिलीज होते हैं। इनको बस एक बार सुन लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इनके बारे में आपको सोचने की या दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंथ के बेसिस पे फिगर्स रिलीज होते हैं। या तो एक क्वार्टर बेस्ड फिगर्स को आप फॉलो करो या पूरा ईयरली बेस्ड फिगर्स को फॉलो करो। तो जहां पे इन्फ्लेशन फिगर्स सच में नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने लायक होते हैं, वहां पे मैं ऑटोमेटिकली आपको बता देता हूं। ठीक है भाई, फिर अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट नॉट टू बी टाउट डाउन बाय कास्टिज्म, सेज हाई कोर्ट। देखिए, ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये आपको काम कहां आएगी। तो एक तो जीएस पेपर 1 के अंदर जो सोसाइटी है और सोसाइटी के अंदर इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी सैलिएंट एस्पेक्ट्स, वहां पे पर्टिकुलर काम मतलब प्रॉब्लम आपके काम आ सकती है, मतलब ये पर्टिकुलर आप कह लो न्यूज आपके काम आ सकता है। उसके बाद जीएस पेपर 2 के अंदर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहां पे न्यूज कैसे काम आ रही, तो मतलब आप कह सकते हो कि जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 दोनों में न्यूज काम किए। कैसे काम किए मैं समझाता हूं। हुआ यह है कि दो भाई हैं, दोनों भाई शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये पहुंचे हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट ने जाके इन्होंने बोला कि साहब हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के पास गए थे और हमने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से रिक्वेस्ट की कि हमारे फादर के सरनेम को आप हमारी कक्षा 10 और कक्षा 12 के सर्टिफिकेट में बदल दीजिए। मतलब ये दो भाई जाके सीबीएसई को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे फादर के सरनेम को आप कक्षा 10 और कक्षा 12 के सर्टिफिकेट में बदलिए, क्योंकि बच्चे का पिता का नाम जरूर होता है इन सर्टिफिकेट्स में। इनके फादर का सरनेम पहले था मोची, लेकिन इनके फादर ने सरनेम बदल के कर लिया नायक, क्योंकि ओवरऑल मोची सरनेम की वजह से इनको कास्ट एट्रोसिटीज झेलनी पड़ रही थी। अब जब इन दो भाइयों ने रिक्वेस्ट डाली तो आधार कार्ड पे नाम चेंज हो गया, पैन कार्ड पे नाम चेंज हो गया, ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। लेकिन सीबीएसई ने इनके नाम को सर्टिफिकेट पे चेंज करने से मना कर दिया। तो इस बात पे लेके सीबीएसई के डिसीजन के अगेंस्ट ये दोनों भाई चले गए हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट ने फाइनली यहां पे डिसीजन दिया, द राइट टू लिव includes the right to live with dignity. Right to life includes the right to live with dignity, which includes the right not to be tied down by casteism. समझ गए बात को? मतलब ये है कि सीबीएसई को यहां पे अलाउ करना है, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने सरनेम को बदलना चाहता है तो ये उसका बेसिक राइट टू लाइफ है। अगर किसी इंडिविजुअल को इस फ्री सोसाइटी में अपने नाम के बेसिस पे डिमीन किया जा रहा, परेशान किया जा रहा, नीचा दिखाया जाता है, तो उसके पास पूरा राइट है कि वो अपने नाम को बदल सकता है अपने हिसाब से, और कोई भी इसके लिए मना नहीं कर सकता, चाहे वो सीबीएसई क्यों ना हो। और जब आधार कार्ड पैन कार्ड में नाम बदल गया तो सीबीएसई सर्टिफिकेट में नाम बदलने में क्या प्रॉब्लम है? ये केस हाई कोर्ट के पास जाना ही नहीं चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली गया। तो आगे चलते हैं। नो बाइक टैक्सीज इन दिल्ली एज सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर विल मूव आउट राइडर्स। आपने भैया ओला उबर के बारे में तो देखो सुना ही होगा, उसी प्रकार से बाइक टैक्सीज भी होती हैं। आप सबको पता ही है कि आप ऐप पे जाओ और वहां पे बाइक बुक कर लो, तो एक बाइक वाला आएगा, आपको पीछे बैठाएगा और जहां पे भी आपको जाना है वो छोड़ देगा। तो यहां पे एक तो जुडिशरी इन्वॉल्व है, तो चूंकि यहां पे जुडिशरी इन्वॉल्व है, ये पर्टिकुलर न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है जीएस पेपर 2 स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के अंदर, पहली चीज। दूसरा ये न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट के रिस्पेक्ट में, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। अब दिल्ली की सरकार यहां पे जो डिसीजन ले रही है वो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को सुधारने के लिए ले रही है। अब हुआ क्या है? हुआ दोस्तों यहां पे ये है, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को कि बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स कैपिटल में ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब नई दिल्ली में ऑपरेट कर सकते हैं, इस ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच नहीं बैठ रही, वैकेशन बेंच बैठी, मतलब सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे चल रहा है। तो इनकी जो वैकेशन बेंच है जस्टिस अनिरुद्ध बोस की और राजेश बिंदल की, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के 26 मई के ऑर्डर को स्टे कर दिया। हुआ ये कि भाई देखिए, दिल्ली सरकार ने यहां पे नियम निकाला। नियम यह था कि बाइक एग्रीगेटर्स दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते, वो दिल्ली में नहीं काम करने दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं बाइक एग्रीगेटर्स का काम इस समय के लिए दिल्ली में रोक दिया गया, और दिल्ली की सरकार ने बोला कि हम एक पॉलिसी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में। ये बाइक एग्रीगेटर्स कहां चले गए? ये चले गए हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जब तक दिल्ली की सरकार फाइनल पॉलिसी नहीं निकालती तब तक ये बाइक एग्रीगेटर्स काम करेंगे। अब फाइनली मैटर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास दिल्ली सरकार की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया बाइक एग्रीगेटर्स को अगर राज्य की सरकार ने रोका है तो उसको रोकिए, ओवरऑल ये राज्य की सरकार की ताकत के अंदर आता है।
तो अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बाइक एग्रीगेटर्स दिल्ली के अंदर काम नहीं कर सकते। तो दिल्ली के जो बाइक एग्रीगेटर्स हैं वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। कुछ लोग गुरुग्राम चले गए, जिसको पहले गुड़गांव बोलते थे, कुछ लोग नोएडा चले गए, क्योंकि गुरुग्राम और नोएडा में इनका ऑपरेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन दिल्ली के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हम अपना कमाएंगे पिएंगे कैसे, हमारे तो इसी बाइक एग्रीगेटर से पैसे वैसे कमाने का हिसाब था। तो ये सब चीजें यहां चल रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इसरो, नॉर्वे एंड द स्वालबर्ड मिशन। ये पर्टिकुलर टॉपिक दोस्तों एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में आपको काम आएगा। तो जीएस पेपर 2 के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वहां पे टॉपिक आपको काम आएगा। उसके साथ साथ दोस्तों ये टॉपिक आपको साइंस एंड टेक के में काम आएगा जीएस पेपर 3। तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के रिस्पेक्ट में टॉपिक काम का है। अब टॉपिक क्या है? 20 नवंबर 1997 को एक रोहिणी RH-300 MK2 साउंडिंग रॉकेट को नॉर्वे स्वालबर्ड से लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो एक रॉकेट लॉन्चिंग रेंज बनाई गई थी स्वालबर्ड नॉर्वे में, वहां से पर्टिकुलर रॉकेट लॉन्च किया जाता है। सॉलिड प्रोपेलेंट पावर्ड रॉकेट था। इंडिया से इसको भेजा गया था नॉर्वे में लॉन्च के लिए, और इंडिया की तरफ से 3 सीनियर साइंटिस्ट इसरो के भी गए थे इस पर्टिकुलर लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली आज की डेट में भी इंडिया और नॉर्वे के बीच में साइंटिफिक जो कनेक्शन है इसको स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। और टू रिजॉल्व to deepen space sector ties between India and Norway, following Norwegian ambassador Hans Jakob Frydenlund visits to the ISRO headquarters last week, offers an occasion to recall this challenging mission which took place 26 years ago at Ny-Ålesund, Svalbard. तो 26 साल पहले ये इसरो का रॉकेट जो नॉर्वे से लॉन्च किया गया था, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को याद करके फिर से इंडिया और नॉर्वे की सरकार एक कोशिश कर रही है कि हाँ भाई, दोनों कंट्रीज के बीच में जो कॉपरेशन है स्पेस सेक्टर के फील्ड में, इसको फिर से बढ़ाने की कोशिश की जाए, ठीक है। ये जो RH-300 MK2 है, इसको एक नया नाम दिया गया था उस समय पे NSC, नॉर्वेजियन स्पेस सेंटर इब्सजॉन 1। इसको उन्होंने पोलर बियर 1 बोला था। तो इसरो जिस प्रकार से, इंडिया जिस प्रकार से अपने रॉयल टाइगर्स को याद रखता है, रॉयल बंगाल टाइगर्स को, उसी प्रकार से ओवरऑल यहाँ पे ये जो नॉर्वे था वो अपने इस रॉकेट को पोलर बियर 1 बोल रहा था, चूंकि एक आर्कटिक कंट्री है तो उनके यहाँ पे पोलर बियर्स पाए जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में बताया जा रहा है कि टेक्निकल साइड पे इस मिशन में कुछ चैलेंजेस थे। इंडिया के अंदर जब रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं तो उन रॉकेट्स को डिवाइड किया जाता है एज पर ट्रॉपिकल हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस। लेकिन चूंकि ये पर्टिकुलर रॉकेट आप कह लो 1997 में स्वालबर्ड आर्किपेलागो एक सब फ्रीजिंग टेम्परेचर के जोन से लॉन्च किया गया था, और लॉन्च किया गया था 20 नवंबर को। तो 20 नवंबर को तो वैसे भी नॉर्थ पोल में बहुत ठंडी पड़ती है, नाइसनेस में टेम्परेचर होंगे। तो जो यहाँ पे टेक्नीशियंस थे, जो यहाँ पे साइंटिस्ट थे, उनके सामने कुछ चैलेंजेस थे। चैलेंजेस ये थे कि सॉलिड प्रोपेलेंट के इस पर्टिकुलर रॉकेट को सब फ्रीजिंग टेम्परेचर से कैसे लॉन्च किया जाएगा। तो उसके लिए काफी सारे अरेंजमेंट्स किए गए थे यहाँ पे। तो उस समय पे देखो अगर आप, तो मिस्टर दथान उस समय पे मैनेज कर रहे थे सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट को VSSC में। बाद में मिस्टर दथान डायरेक्टर बने VSSC के, और आज की डेट में मेंटर साइंस हैं केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन साहब को। तो इसरो ने ये RH-300 MK2 नॉर्वे भेजा था आर्कटिक वेदर कंडीशंस के हिसाब से इसको मॉडिफाई करने के बाद। इसको नाम दिया गया था इब्सजॉन। 20 नवंबर 1997 को रात में 11:07 पे ये लॉन्च किया गया, लेकिन ये एक सक्सेस नहीं बन पाया, केवल 71 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा पाया। क्योंकि प्रॉब्लम यहां पे ये थी, एम्बिएंट टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रखना है, और 18 डिग्री सेल्सियस नॉर्वे स्वालबार्ड में टेम्परेचर नहीं होगा। नॉर्वे स्वालबार्ड में टेम्परेचर सब फ्रीजिंग जोन्स माइनस में होगा। तो टेम्परेचर को माइनस से पॉजिटिव में लाने के लिए हुआ ये कि एक वेलो शाउट से कवर कर दिया इस पर्टिकुलर रॉकेट को। आइडिया ये था कि लॉन्च के समय पे इस श्राउड को फाड़ के रॉकेट बाहर निकल जाएगा, लेकिन रॉकेट इस श्राउड को लेके उड़ गया, और इस श्राउड की वजह से रॉकेट के ऊपर बहुत सा तगड़ा एटमॉस्फेरिक ड्रैग पड़ा, जिसके चलते रॉकेट जितनी इंटेंडेड हाइट पे जा सकता था उतनी इंटेंडेड हाइट पे नहीं गया। उसके बावजूद भी नॉर्वेजियन साइंटिस्ट इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से काफी खुश थे, क्योंकि यहां पे उन्होंने बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया। देखिए, साइंस एंड टेक यही है। साइंस एंड टेक के अंदर हर मिशन आपको सक्सेस भले ही ना दे, लेकिन हर मिशन में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो डाटा फ्यूचर आने वाले मिशंस को अफेक्ट करता है, उनको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता है। तो इस एसोसिएशन के बेसिस पे आज की डेट में फिर से इंडिया और नॉर्वे के बीच में एक साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात उठ रही है। नेक्स्ट भाई, चाइना आस्क्ड 2 इंडियन जर्नलिस्ट टू लीव एलिजेस अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ इट्स रिपोर्टर्स। देखिए क्या है, चाइना ने मंडे को इंडिया से बोला कि भैया देखो,
आपके और हमारे रिश्तों के बीच में हम आधे रास्ते पे खड़े हैं। मतलब अगर ये इंडिया है और ये चाइना है, तो चाइना आधे रास्ते पे आके खड़ा है, इंडिया आधे रास्ते पे आके इक्वली और फेयरली बात करेगा तो हम आपसे बात करेंगे। अब हुआ ये है दोस्तों कि इस समय पे इंडिया के 2 जर्नलिस्ट हैं चाइना में, और चाइना का 1 जर्नलिस्ट है इंडिया में। अभी रिसेंटली हुआ ये है कि 2 जर्नलिस्टों को जो आप कह लो वीजा है, इसको चाइना ने एक्सटेंड करने से मना कर दिया है। हुआ ये है, इंडिया के 2 जर्नलिस्ट हैं इस समय चाइनीज धरती पर, ठीक है। अब बात यह है कि इन 2 जर्नलिस्ट में से एक जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान टाइम्स का था चाइना में, वो ऑलरेडी चाइना छोड़ चुका है क्योंकि उसको वीजा का एक्सटेंशन नहीं मिला। सिर्फ एक इस समय पे जर्नलिस्ट इंडिया का, जो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का है, वो चाइना में है और उसका वीजा भी इस महीने के एंड में लैप्स हो जाएगा। तो जो जर्नलिस्ट इंडिया के आपके चाइना में थे, उन 2 जर्नलिस्ट में से एक हिंदुस्तान टाइम्स का जो जर्नलिस्ट है उसका वीजा कैंसिल हो चुका है, वो वापस भी आ चुका है, और जो बचा हुआ जर्नलिस्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, उसका वीजा बस इस महीने के एंड तक है। तो शायद चाइना एंड तक देख रहा है कि हाँ भाई चाइनीज जर्नलिस्ट को वीजा दे देते तो इसका एक्सटेंड करेंगे, तो नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखो तो इस साल के शुरुआत में 4 इंडियन रिपोर्टर्स चाइना की धरती पे थे। 2 रिपोर्टर्स कुछ काम के लिए इंडिया वापस आए थे, लेकिन उनको चाइना वापस नहीं आने दिया गया। चाइना ने इंडियन रिपोर्टर्स का जो वीजा था वो फ्रीज कर लिया, तो वो फ्लाइट ही बोर्ड नहीं कर पाए। बच्चे जो 2 रिपोर्टर्स थे उसमें से एक हिंदुस्तान टाइम्स का वापस आ चुका है और एक का वीजा इस मंथ के एंड तक एक्सपायर हो जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वाले का। इस समय पे चाइना का केवल 1 जर्नलिस्ट है इंडिया में। 2020 के बाद अगर आप देखो तो चाइना के 14 जर्नलिस्ट से आज की डेट में चाइना का केवल 1 करस्पॉन्डेंट इंडिया के अंदर बचा हुआ। अब देखिए, चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया में जब होते हैं तो चाइना को ज्यादा नुकसान होता है। इंडियन जर्नलिस्ट जब चाइना में होते हैं इंडिया को कोई खासा नुकसान होता नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर फॉरेन जर्नलिस्ट के काम के ऊपर बहुत रोक टोक है, उनके ऊपर स्नूपिंग की जाती है। तो जब इंडियन जर्नलिस्ट चाइना के अंदर ऑपरेट करते हैं तो लगातार चाइनीज फोर्सेज उनको मॉनिटर करती रहती है कि भाई ये कहां जा रहे हैं, क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। और ऑब्वियस ही बात है, चाइना के लोकल मीडिया हाउसेज के ऊपर भी बहुत प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं कि हाँ भाई ये रिपोर्ट करना है, ये रिपोर्ट नहीं करना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। वहीं पे जब चाइनीज जर्नलिस्ट इंडिया के अंदर ऑपरेट करते हैं तो वो अपने मनमौजी तरीके से कुछ भी करते हैं। अभी कर्नाटका के अंदर तिब्बतन सेटलमेंट में घुस जाएंगे, कुछ भी उल्टा सीधा कवरेज करने लगेंगे, और इंडिया उस लेवल पे स्नूपिंग नहीं करता जिस लेवल पे चाइना स्नूपिंग करता है। तो इंडिया ने बोला बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, तुम्हारे जर्नलिस्ट उस लेवल पे इंडिया के अंदर अलाउ नहीं किए जाएंगे। अब चाइना की ईगो पे बात आ गई, इंडिया वाले चाइना के जर्नलिस्ट का वीजा रिन्यू नहीं कर रहे, तो अब चाइना वाले बोल रहे हैं कि हम इंडिया के जर्नलिस्ट का वीजा रिन्यू नहीं करेंगे। अरे उन गधों को ये नहीं पता है कि हमारे जर्नलिस्ट तुम्हारी धरती पर नहीं रहेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि हमारे जर्नलिस्ट के मूवमेंट के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं चाइना में। इनफैक्ट किसी भी फॉरेन जर्नलिस्ट के मूवमेंट के ऊपर चाइना के अंदर काफी रिस्ट्रिक्शंस है, जबकि ये चाइनीज जर्नलिस्ट जब इंडिया के अंदर आते हैं तो डेमोक्रेसी और फ्री मीडिया राइट्स के चलते कहीं पे भी घूमते हुए दिख जाते हैं। तो लेट्स सी इस पर्टिकुलर केस में क्या निकल के आता है। चाइना इंडिया से बोल रहा है कि भाई इस तरीके से नहीं चल सकता, आपको और वीजा इशू करने चाहिए, वगैरह वगैरह। Next, China could have as many intercontinental ballistic missiles as US और रशिया by the turn of the decade, think tank। यहां पे बात हो रही सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ये पर्टिकुलर न्यूज आपको सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 के रिस्पेक्ट में काम आएगी। तो ऐसा बताया जा रहा है सिप्री रिपोर्ट के हिसाब से कि चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के नंबर को 410 वॉरहेड्स कर लिया है। जनवरी 2023 में अगर आप देखो तो 350 से 410 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो चुके हैं चाइना में। जनवरी 2022 में 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, जनवरी 2023 में 410 है। बहुत तगड़ा इंक्रीज हुआ है अगर एक एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए। स्टॉक पाइल्स के रिस्पेक्ट में लिस्ट यहां पे लिखी हुई है। इंडिया के पास 160 से 164 वॉरहेड्स हो चुके हैं पिछले एक साल में। पाकिस्तान के पास 165 से 170 हो चुके हैं। तो पाकिस्तान एक इस चीज से ज्यादा है, वो बस न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं और इकोनॉमी उनकी बिल्कुल गर्त में है, लेकिन हाँ न्यूक्लियर वेपन बनने नहीं बंद होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फेल्ड स्टेट की यही कुछ आप कहते हैं कि हाँ भैया अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, बट न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने हैं, ठीक है ना। कल की डेट में लड़ाई होगी तो तुम्हें भी मारेंगे, हम भी मर जाएंगे, सनम वाला हिसाब है उनका। तो चाइना के पास पोटेंशियली उतने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो सकते हैं जितने यूएस और रशिया के पास है इस डिकेड के एंड तक, मतलब 2030 के एंड तक। चाइना सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन कर रहा है अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का। पहले चाइना का डिक्लेयर टारगेट ये था कि वो केवल उतने नंबर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखेंगे जितने से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें एक वॉर की सिचुएशन में, लेकिन नहीं, अब बड़े स्केल पे चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का एक्सपेंशन कर रहा है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया और पाकिस्तान भी लिमिटेड बेसिस पे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स का एक्सपेंशन कर रहे हैं। कितना कर दिया? तो जैसा कि बताया, इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे 2022 में, 2023 में हो चुके हैं 164।
पाकिस्तान के पास 165 थे 2022 में 170 हो चुके हैं 2023 में। ठीक है, दुनिया में अगर आप देखो तो 12,512 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जनवरी 2023 में, जिसमें 9,576 न्यूक्लियर स्टॉक पाइल से पोटेंशियल यूज के जनवरी 2022 से 86 ज्यादा। रशिया और यूएस मिलके 90% न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं। जो साइज है रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड्स का 2022 में रिलेटिवली स्टेबल रहा है व्हेन इट कम्स टू रशिया एंड यूएसए, बट रशिया और यूएसए के पास दुनिया के 90% न्यूक्लियर वेपन्स, और ये इतने ज्यादा हैं कि बाकी कोई भी कंट्री को इस लेवल पे आने में ही ऑटोमेटिकली बहुत समय लगने वाला है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट, पोषण ऐप हेल्प्स माइग्रेंट वर्कर्स एक्सेस आंगनवाड़ी सर्विसेज ड्यूरिंग रीलोकेशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज जीएस पेपर 2 के अंदर ये पर्टिकुलर न्यूज आपके काम की। तो क्या है ये जो वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम है, इसके अंदर 57,000 माइग्रेंट वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर कर चुके हैं। ओके, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की तरह ही समझ लीजिए वन नेशन वन आंगनवाड़ी स्कीम। तो अगर कुछ लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, मतलब अपने डोमिसाइल के राज्य से किसी दूसरे राज्य में रिलोकेट करते हैं, तो उस दूसरे राज्य में भी जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वो आंगनवाड़ी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बोला है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार आपस में कोऑर्डिनेशन कर रही हैं थ्रू पोषण ट्रैकर ऐप ऑन मोबाइल फोन्स। राज्य की सरकारें दूसरे राज्यों के माइग्रेंट्स के ऊपर दोस्तों ज्यादा ध्यान देती नहीं है, क्योंकि वो दूसरे राज्य के माइग्रेंट्स ऑब्वियस सी बात है वोट नहीं डालते। तो यहां पे सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है केंद्र की सरकार की, क्योंकि केंद्र की सरकार में जो सरकार है उसके लिए पूरा देश वोट डालता है। तो केंद्र की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक माइग्रेंट वर्कर अगर एक राज्य से निकल के दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो उनको फैसिलिटीज मुहैया कराई जाए। तो ये जो पोषण ऐप है, ये आंगनवाड़ी की एक्टिविटीज को डिस्प्ले करता है, चाइल्ड केयर सेंटर्स को, सर्विस डिलीवरीज ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स को, कंप्लीट बेनिफिशियरी मैनेजमेंट चाहे वो प्रेग्नेंट मदर्स के लिए हो, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स के लिए हो, चाहे चिल्ड्रन अंडर 6 के लिए हो। तो फिजिकल रजिस्ट्रेशन को डिजिटाइज करना, ऑटोमेट करना, उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ वर्क को इंप्रूव करना, वो इस पर्टिकुलर पोषण ऐप में किया जाता है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनको स्मार्टफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये स्मार्टफोन्स प्रोक्योर किए गए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी के लिए। टोटल 8.66 लाख ऐसे स्मार्टफोन्स बांटे गए हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर, सारे स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में। 6.5 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेन किया गया है उनके कामों में। एक नोडल पर्सन को यहां पे अपॉइंट किया जाता है टेक्निकल सपोर्ट के लिए, किसी भी ऐसे इशू को रिजॉल्व करने के लिए जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से रिलेटेड है। हर राज्य में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर पाए। माइग्रेंट वर्कर जो किसी और राज्य से आए लेकिन उन्होंने अपने आप को इस पर्टिकुलर पोर्टल में रजिस्टर कर रखा है, वो अपने नियरेस्ट आंगनवाड़ी में जाके पोषण ऐप पे अपना स्टेटस दिखा के मदद मांग सकते हैं। और यहाँ पे मदद देना मैंडेटरी है 6 साल से कम के बच्चों को, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर को। पोषण अभियान जब लॉन्च हुआ था 2018 में, 10.6 करोड़ बेनिफिशरीज हैं इसके, जिसमें से मतलब 10.6 करोड़ बेनिफिशरीज रजिस्टर हो चुके हैं 2018 की इस पोषण अभियान स्कीम के अंदर, जिसमें 47.6 लाख लैक्टेटिंग मदर से 7.48 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन है और बाकी बच्चे। इससे रिलेटेड यहाँ पे दोस्तों कुछ बेसिक स्टैटिक आप कह लो इंफॉर्मेशन है। जैसे पोषण ट्रैकर की बात करो तो इसको आप ICDS-CAS भी बोलते हो, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले बोला जाता था, अब पोषण ट्रैकर बोला जाता है। इसका एडवांस नाम है। काम क्या है इसका? एम ऑफ ट्रैकिंग एंड इंप्रूविंग वेरियस सर्विसेज डिलीवर्ड एट आंगनवाड़ीज एंड टू इंश्योर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशरीज। रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है। की पिलर है पोषण अभियान का, न्यूट्रिशन मिशन का। अप्रूव्ड आउटले इसका नवंबर 2007 में 17 में कितना था? 9,000 करोड़ 3 साल के लिए। इंप्रूव करता है न्यूट्रिशनल आउटकम्स को चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था विद स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय 2022। स्टंटिंग और वेस्टिंग को 2% से घटाता है। ओके, अगर आप देखो तो 2% अ ईयर, मतलब 2022 तक 6% से स्टंटिंग और वेस्टिंग को कम करना है। एनीमिया को 3% पर ईयर के टारगेट से कम करना था, टोटल 9% 2022 तक। अब नवंबर 2017 में प्रोग्राम आया, फिर नवंबर 2019 में कुछ चेंजेस हुए, 20 में कुछ चेंजेस हुए, 2022 तक इसको इंप्लीमेंट करना था, अब इसको एक्सटेंड किया गया है। वैसे तो इनिशियली टारगेट इसका ये था कि भैया जो स्टंटिंग है चिल्ड्रन के अंदर इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, इसको 38.4% से कम करके 25% लेके आना है 2022 तक। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के जब रिजल्ट्स निकल के आएंगे तब प्रॉपर तरीके से हमको पता चल पाएगा।
फिर नेक्स्ट भाई साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक न्यूज आई है, ओल्डर पीपल मोर एक्सेल मोर एरोसॉल पार्टिकल सेज स्टडी। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये न्यूज़ मुझे नहीं लगी, क्योंकि थोड़ी स्पेसिफिक टाइप की स्टडी है, लेकिन चलो स्पेसिफिक टाइप की स्टडी को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये आज के पेपर के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में थी, मतलब सेक्शन में थी, जीएस पेपर 3 के अंदर। क्या है, तो इस स्टडी में ये पता चला है कि, वैसे मैं बता दूं ये स्टडी केवल हेल्दी लोगों पे की गई है, बीमार लोगों पे नहीं की गई है। तो हेल्दी लोगों के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि जो बूढ़े लोग हैं वो जो हवा एक्सहेल करते हैं, निकालते हैं अपने लंग से, उसमें एरोसॉल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, यंग लोगों के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट दुगनी होती है। ठीक है, एरोसॉल क्या है, इट इज अ वेरी फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल जो कि फ्लूइड में सस्पेंडेड है। ठीक है ना, वो एयर भी हो सकता है फ्लूइड, इसलिए एरोसॉल पार्टिकल्स आपको एयर में घूमते नजर आ जाएंगे। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर भी इन एरोसॉल्स में पाया जाता है। नई स्टडी पब्लिश हुई है 22 मई को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे 80 पार्टिसिपेंट्स को चुना, इनके यहाँ पे ग्रुप बना दिए, कुछ यंग थे और कुछ आपके बूढ़े थे, और ये सब हेल्दी थे। उनका नॉर्मल रिलैक्सेशन मोड में भी उनके पैरामीटर्स को एनालाइज किया गया और फिजिकल एक्सरसाइज करा के भी पैरामीटर्स को यहाँ पे एनालाइज किया गया। उनके मुंह पे एक मास्क लगाया गया ताकि जो हवा वो एक्सहेल कर रहे हैं वो केवल इस मास्क में आए, और इस हवा का यहाँ पे डाटा निकाला गया। और टीम को मिला क्या, टीम को ये मिला कि जो बूढ़े लोग हैं 60 से 70 साल के, उन्होंने दुगनी क्वांटिटी में एरोसॉल पार्टिकल्स को निकाला है और 5 गुना ड्राई वॉल्यूम निकाला है ड्राइड एरोसॉल पार्टिकल्स का व्हेन कंपेयर टू दोज पीपल जो कि 20 से 39 एज ग्रुप में। तो 20 से 39 एज ग्रुप के लोग जितना एक्सहेल करते वक्त ओवरऑल एरोसॉल पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, उससे दुगने ओल्डर पीपल यहां पे एमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखो तो जब रेस्ट हो रहा है, मतलब जब हम लोग आराम से बैठे हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बोथ ओल्डर एंड यंगर पीपल हैड पार्टिकल्स ऑफ साइज 0.4 माइक्रोमीटर, बट द ओल्डर पीपल आल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लार्जर देन 0.4 माइक्रोमीटर। फिर उसके बाद अगर आप देखो क्या बोला जा रहा है कि भाई अगर ओल्डर लोग ज्यादा एरोसॉल पार्टिकल्स को एमिट कर रहे हैं तो यहां पे यंगर लोगों के इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि सिंपल बात है, अगर आप किसी ओल्ड पर्सन के पास बैठे हो और वो ओल्ड पर्सन अपनी हवा जो कि वो एक्सहेल कर रहा है उसमें ज्यादा एरोसॉल पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है, तो आप यानी कोई यंग इंसान उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास बैठा है तो ही विल बी वेरी मच प्रोन टू इन्फेक्शन, क्योंकि एक बड़े एरोसॉल कंसंट्रेशन को एक्सपोज हो सकता है। मतलब ओल्ड लोग जो हेल्दी हैं वो यंग लोगों से दुगनी हवा, मतलब दुगना एरोसॉल पार्टिकल्स एक्सहेल करते वक्त बाहर निकालते हैं अपने शरीर के। तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये इस पर्टिकुलर आपके लो साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है। फिर एक ट्रेड के रिस्पेक्ट में छोटा सा टारगेट वाली न्यूज है, इंडिया यूएई टारगेट कर रहे हैं कि 2030 तक नॉन ऑयल ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में $100 बिलियन का हो। दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है जिसको आप यूएई इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव या फिर इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हो, सेपा। तो इंडिया और यूएई ने मंडे को टारगेट बनाया है कि नॉन ऑयल ट्रेड जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में अभी $48 बिलियन है, इसको $100 बिलियन लेके जाना है 2030 तक। ठीक है, तो एक म्यूचुअली एग्रीड टारगेट यहां पे सेटअप किया गया है, $100 बिलियन बायलेटरल ट्रेड में 2030 तक। ये जो $100 बिलियन का टारगेट है इसमें ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और यहां पे ये भी डिसीजन लिया गया एक मीटिंग में कि एक सब कमिटी बनाई जाएगी टू हैंडल इश्यूज रिलेटेड टू सर्विसेज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूएई। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टॉक्स विद यूएस आर ऑन थ्रू ओमान सेज ईरान। भैया ईरान और यूएसए के बीच में ये जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को रिन्यू करने के लिए लंबे समय से बातचीत चल रही है। अब सीधी बातचीत बंद है, लेकिन ईरान और यूएस दोनों बोल रहे हैं कि हाँ भाई इनडायरेक्ट बातचीत चालू है। ईरान ने मंडे को बोला है कि ओमान इज अ मिडलमैन और ओमान के थ्रू हम यूएस के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भाई कुछ हो जाए और न्यूक्लियर डील साइन हो जाए और पॉसिबल प्रिजनर स्वैप हो जाए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सब्जेक्ट ऑफ स्क्रूटनी बन चुका है वेस्टर्न पावर्स की। वेस्टर्न पावर्स को बोलना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। 2015 में JCPOA साइन हुआ था, उस समय पे ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा दिए गए थे। ईरान के लिए सैंक्शंस हटाना बहुत जरूरी था, फिर एकदम से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, फिर से सैंक्शंस यहाँ पे लगा देते हैं। तो ओमानी ऑफिशियल्स को थैंक यू बोल रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खेमेनी कि हाँ भाई हम यूएस के साथ ओमानी ऑफिशियल्स के थ्रू डील की बातचीत कर रहे हैं और हमें डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाए तो वॉशिंगटन और तेहरान के बीच में रिश्ते 1979 से पहले बहुत अच्छे थे। शाह पहलवी रेजा के अंदर ओवरऑल ईरान यूएस के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर आता है
1979 का इस्लामिक रिवॉल्यूशन, सरकार बदल जाती है, थियोक्रेसी बदल जाती है, ओवरऑल ईरान की पॉलिटी बदल जाती है। उसके बाद से लगातार रिश्ते यूएस और ईरान के हो चुके हैं खराब। फिर भैया आज के एडिटोरियल पे आ जाते हैं। एक तो आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे यहाँ पे इंडिया और हार गया ऑस्ट्रेलिया से। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुरी तरीके से हारे, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लास्ट डे पे हमारे बैट्समैन ने ग्रिट नहीं दिखाया, एफर्ट नहीं दिखाया। बट देखिए कंडीशंस टफ होती, इतना आसान होता नहीं है। तो 209 रन से हार गई इंडिया ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। 2021 में न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया था, उस समय पे विराट कोहली कैप्टन थे। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया है लंदन ओवल में। दोनों ही मैचेस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल इंग्लैंड में हुए थे, यहाँ पे रोहित शर्मा कैप्टन थे। 2013 में आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया ने। उसके बाद से आईसीसी का कोई इवेंट इंडिया ने नहीं जीता था। जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया, उसी प्रकार से आईसीसी के इवेंट्स में इंडिया का गंदा रन चालू है। ठीक है ना भाई। ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड आईसीसी के इवेंट्स में काफी अच्छा है, तो ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है। आईसीसी इवेंट्स में 1987 वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन्स में कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया का एक गुड रन शुरू हुआ था और उसके बाद से उनका गुड रन ही हो रहा है। इंडिया के बैट्समैन के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि थोड़ा बुढ़ापे वाले सिग्नल्स आ रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग इन्होंने खेली, इसके बाद से T20 की फ्रेंजीड स्पिरिट से एकदम से टेस्ट मोड में जा पाना बहुत मुश्किल होता है। आर अश्विन को यहाँ पे ड्रॉप किया गया, जबकि नाथन लायन ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। रोहित शर्मा को, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे ये थोड़ा बूढ़ा वाला, हालांकि रहाणे थोड़ा अच्छा ही खेले हैं यहाँ पे। तो स्किपर ये रोहित शर्मा को, कोच राहुल द्रविड़ को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से टीम को संभालना है और कौन से नए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लेके आना है। तो ये सब बातें यहाँ पे की जा रही। मैच के रिस्पेक्ट में आप में से बहुत सारे लोगों को मुझसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। फिर भैया बोरिस जॉनसन आज की डेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं रहे। इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर से आर्टिकल भी था, लेकिन इस एडिटोरियल के आर्टिकल में सब कुछ कवर हो गया है। 4 साल पहले बोरिस जॉनसन ने इलेक्शंस जीते थे टोरी पार्टी की तरफ से। देखिए इंग्लैंड में 2 ही मेन पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी को टोरी पार्टी भी कभी कभी कहा जाता है, तो जब मैं टोरी बोल रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा। तो 80 सीट की मेजॉरिटी के साथ टोरीज यानी कि कंजर्वेटिव पार्टी इलेक्शन जीत गए थे 1987 में। उसके बाद से अगर आप देखो तो ये जो कंजर्वेटिव लीडर हैं ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ चुके हैं पिछले साल। इनर पार्टी रिवॉल्ट हो गया था, पार्टी गेट स्कैंडल में उनका नाम था, जो कि कोविड-19 के लॉकडाउन के समय पे पूरे इंग्लैंड में लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे और पार्टी गेट में बोरिस जॉनसन उनके साथ के लोग पार्टियां कर रहे थे। ठीक है ना। तो बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चली, इंटरनल कमेटी बनाई गई वगैरह वगैरह। ओके, एमपी पैनल ने रिकमेंड कर दिया लेंथी सस्पेंशन फ्रॉम द हाउस। देखिए एक इंटरनल कमेटी यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की ओवरऑल बोरिस जॉनसन के बिहेवियर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सस्पेंशन रिकमेंड किया गया बोरिस जॉनसन का। लेकिन इस सस्पेंशन के रिकमेंडेशन से पहले ही बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि ऐसा कुछ रिपोर्ट में आने वाला है और ओवरऑल बोरिस जॉनसन का स्टेचर काफी बड़ा है यूके की पॉलिटिक्स में, तो उनको लगा बेइज्जत होने से पहले ही रिजाइन कर दो। अब क्या है, बोरिस जॉनसन जितनी तेजी से उठे थे यूके की पॉलिटिक्स में, उतनी तेजी से वो नीचे भी गिरे हैं। फॉर्मर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियन है, हाइपरबोल कंजर्वेटिज्म और हार्डलाइन नेशनलिज्म से वो कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर उठे। और कब उठे? जब केओटिक ब्रेक्जिट का टाइम चल रहा था। ओके, अगर आप देखो तो ये जो कमेटी बनी थी जिन्होंने सस्पेंशन को रिकमेंड किया है, किसके? बोरिस जॉनसन की। बोरिस जॉनसन का बोलना है कि पार्टी गेट स्कैंडल टाइप चीजों में मुझे फंसा के मुझसे एक्चुअली में बदला निकाला जा रहा है ब्रेक्जिट का। इट इज अ रिवेंज ऑफ ब्रेक्जिट विच इज बीइंग टेकन फ्रॉम मी, ऐसा बोरिस जॉनसन यहां पे बोल रहे हैं। लिबरल, लेबर, कंजर्वेटिव, हर प्रकार की पार्टीज के एमपी एक विच हंट कर रहे हैं बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट। ठीक है, बोरिस जॉनसन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इनको अकाउंटेबिलिटी से शुरू से प्रॉब्लम रही है। लॉकडाउन रूल के समय पे इन्होंने जो किया उसकी भी इन्होंने प्रॉपर माफी मांगी नहीं, ना ही इन्होंने रिपेंट किया कि इन्होंने पार्लियामेंट के सामने झूठ बोला है। और खास बात दोस्तों यह है कि जब फाइनली इनको एज अ एमपी भी हटना पड़ रहा है, उस समय पे भी ये जाते जाते जो रिमेनिंग लोग इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं उनको खरी खोटी सुना के जा रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने ऋषि सुनाक को भी उल्टा सीधा बोला है। मैं बता दूं, ऋषि सुनाक भी टोरी पार्टी के ही हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के ही हैं। ऋषि सुनाक कैबिनेट मिनिस्टर थे मिस्टर बोरिस जॉनसन जब प्राइम मिनिस्टर थे, और कहीं ना कहीं मिस्टर ऋषि सुनाक ने मिस्टर जॉनसन के व्यू पॉइंट को फॉलो नहीं किया है। आज की डेट में ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर हैं और कुछ ना कुछ आप कह लो मिस्टर जॉनसन और ऋषि सुनाक के बीच की भी बन नहीं रही है। तो जो मिस्टर जॉनसन ने यहां पर रिजाइन किया है उससे ऋषि सुनाक के साथ जो उनके मतभेद हैं वो तो सामने आए हैं पार्टी के अंदर। एक और प्रॉब्लम हो गई है, हुआ यह है कि मिस्टर जॉनसन के रेजिग्नेशन के साथ
3 और टोरी एमपीज ने रिजाइन कर दिया। अब जब टोरी पार्टी के एमपी रिजाइन करेंगे तो भैया पार्लियामेंट के अंदर जो हाउस ऑफ कॉमन्स है यूके का, उसके अंदर सामंजस्य बिगड़ेगा। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हो चुकी हैं खाली। अब इन सीटों के ऊपर होंगे बाई इलेक्शन, और इस बाई इलेक्शन में अगर कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी नहीं जीतते हैं, लेबर पार्टी के एमपी जीत जाते हैं, और इस समय पे पब्लिक सपोर्ट 30% आपका टोरी पार्टी के साथ है, 40% लेबर पार्टी के साथ है। तो 3 नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो सीटें खाली हुई हैं रेजिग्नेशन के चलते, उसके ऊपर लेबर पार्टी के अगर एमपीज आ जाते हैं तो ऋषि सुनाक के लिए पॉलिटिकल मेजॉरिटी बना के रख पाना ब्रिटेन में काफी मुश्किल है। तो ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिकल स्क्वैबल्स बहुत ज्यादा है, ब्रेक्जिट आइसोलेशनिज्म आ चुका है, इकोनॉमी गड़बड़ है, और एक अनरियलिस्टिक क्वेस्ट को फॉलो कर रहा है ग्रेट ब्रिटेन अपने आप को फिर से महान बनाने के लिए। लेकिन आज के कॉम्पिटिटिव महान माहौल में, जहां पे चाइना इंडिया जैसी कंट्रीज डोमिनेट कर रही हैं, ब्राजील जैसी कंट्रीज दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं, वहां पे ब्रिटेन के लिए फिर से महान बन पाना काफी मुश्किल है। और फाइनली आ जाते हैं आपके एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स जनरेटिव एआई चैट के ऊपर। देखिए यहां पे बात की जा रही सलमान खान, ये एक्टर सलमान खान नहीं है। आपने सुना होगा दोस्तों, खान एकेडमी करके एक यूट्यूब चैनल है। क्या था, आज से 7-8 साल पहले लगभग, जब इंडिया के अंदर ये जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये आनी भी शुरू नहीं हुई थी, उस समय पे खान एकेडमी करके एक ऑनलाइन एजुकेशनल वीडियो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। कहां पे? यूएस में। पहले यूट्यूब पे उन्होंने वीडियोस बनाई, फिर उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट बनाई, बाद में कि नॉट फॉर प्रॉफिट एंटरप्राइज बन गया, और इसको फंडिंग मिलती है गेट्स फाउंडेशन, गूगल और एलोन मस्क की तरफ से। आज की डेट में खान एकेडमी के 130 मिलियन लर्नर्स, 13 करोड़ के ज्यादा लर्नर्स हैं, जो कि स्कूल गोर्स जाने वाले बच्चे, ग्रेजुएट लेवल के लर्नर्स। पॉपुलरिटी ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन को यूएस के अंदर और पूरी दुनिया में खान एकेडमी ने बढ़ाया, और खान एकेडमी को फॉलो करके इंडिया के अंदर भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, जैसे फॉर एग्जांपल अन एकेडमी। तो अन एकेडमी के फाउंडर्स ने खुद ये बोला था कि दे वर इंस्पायर्ड बाय खान एकेडमी। तो खान एकेडमी एक रेवोल्यूशन था, इस रेवोल्यूशन को दुनिया भर में बहुत से लोगों ने फॉलो किया। अब अगर आप देखो तो जब दुनिया रिकवर कर रही थी अपने इकोनॉमिक सेटबैक से 2011 में, एक न्यू जेनरे ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज, जिनको टाइटल किया गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, इन्होंने अपनी एंट्री मारी, और बहुत सारे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस भी इन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज 2008 से एग्जिस्टेंट है, लेकिन इनके एग्जिस्टेंस का जो मेन बेस था वो था 3 फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2011 में ऑफर किए गए। तो 2011 में 3 कोर्स आए। देखो, इन कोर्स को कंडक्ट करने वाले लोग थे पीटर नॉर्विक, सेबेस्टियन थ्रून, जेनिफर वाइडॉन एंड एंड्रयू एनजी। इन्होंने इन कोर्सेज को कंडक्ट किया। लार्ज टर्नआउट थे, लर्नर्स थे इन पायलट कोर्सेज के। थ्रून ने लॉन्च किया अपना ऑनलाइन एजुकेशन आउटफिट यूडीएसीटी लेट 2011 में एज अ फॉर प्रॉफिट कंपनी। उसके बाद यहाँ पे आप कह लो एंड्रयू एनजी और डेफने कॉलर ने भी अपने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए। कोर्सेरा नाम की फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई गई। उसके बाद MIT, हार्वर्ड, इन्होंने EDX क्रिएट किया मई 2012 में। ये एक नॉन प्रॉफिट MOOCs कंपनी थी। तो EDX हो गया, कोर्सेरा हो गया, UDACT हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए गए। कुछ फॉर प्रॉफिट थे, कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट थे। EDX ने एक फॉर प्रॉफिट एडटेक कंपनी TU को अक्वायर किया नवंबर 2021 में। तो इन सब चीजों से एक बेस बना, और इस बेस के आधार पर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को लॉन्च किया गया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस प्रकार के कोर्सेज को लॉन्च किया, और इंडिया के अंदर भी ये लॉन्च हुए। आज की डेट में देखो तो 2021 में, मतलब एज ऑफ 2021, 35 MOCC लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भारत सरकार ने इंडिया के अंदर शुरू करवाया है, स्वयं पोर्टल। स्वयं पोर्टल को 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रीलिम्स में से सवाल भी आया था, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इस पे भी बहुत सारे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए गए। क्लास सेंट्रल के हिसाब से जो MOOCs लर्नर्स है दुनिया में, चाइना को एक्सक्लूड करके, वो 22 करोड़ है 2021 में। कोर्सेरा में 97 मिलियन लर्नर्स, EDX और इंडिया के स्वयं में 42 मिलियन और 22 मिलियन लर्नर्स। ठीक है, पाकिस्तान जैसी चिल्लर कंट्रीज में कोई इस तरीके का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाले इंडिया के प्लेटफॉर्म से सीखते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये MOOCs काफी फेमस है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बट प्रॉब्लम, और ये लर्निंग आप कह लो LMS प्लेटफॉर्म्स पे लागू किए जाते हैं, मतलब चालू किए जाते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स पे चालू किए जाते हैं। स्वयं हो गया, EDX हो गया, कोर्सेरा हो गया, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म्स है, और इसके ऊपर MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एक MOOC प्लेटफॉर्म बना है तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी उसकी कभी कभी गड़बड़ा जाती है। क्यों? मेंटेनेंस चार्जेस ज्यादा हैं,
ओके जो इसके टेक्नोलॉजी चार्जेस है वो ज़्यादा हैं, आपको वीडियोस अपलोड करनी है तो वीडियो के होस्टिंग चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इनकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई इस प्रकार का कोई पोर्टल अवेलेबल है, उस पोर्टल पे जाके आप फ्री में चीज़ें सीख सकते हो। और एग्रेवेटेड फाइनेंशियल क्रंच कहीं ना कहीं इन पर्टिकुलर MOOCs को झेलनी पड़ती है हर केस में। जैसे खान अकेडमी को यहाँ पे बहुत सारे आप कह लो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स से फंडिंग मिलती है, हर MOOCs और LMS को फंडिंग मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं MOOCs इक्विटेबल एजुकेशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी माने गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो स्वयं पोर्टल ने फ्री एजुकेशन हमारे देश के एक बड़े हिस्से तक पहुंचाई है, इनफैक्ट पूरे साउथ एशिया में एक बड़े हिस्से तक पहुंचाई है। अब एक और जो मेन अपडेट है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का वो ये है कि कोर्सेरा, LMS EDX और खान अकेडमी जैसे LMS रीजनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे EDX का चैट GPT ये एस्पायरिंग लर्नर्स को मदद करता है टू सक्सेसफुली लोकेट प्लेटफॉर्म्स एंड कोर्सेज दैट सूट देयर रिक्वायरमेंट्स। मतलब आप इन प्लेटफॉर्म पे जाओ और इनके आर्टिफिशियल चैट बॉट GPT से आप जान जाओ कि आपके काम का कौन सा कोर्स है। उसी प्रकार से खान अकेडमी ने अपना जनरेटिव AI किसको लॉन्च किया, खान मीगो, जो कि लर्नर से थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछता है। उसी तरीके से EDX का EDX एक्सपर्ट और कोर्सेरा का AI कोर्सेरा कोच फंक्शन ये वर्चुअल असिस्टेंट्स की तरह काम करते हैं, आंसर क्वेरीज को आंसर करते हैं, फीडबैक और असाइनमेंट्स देते हैं, क्विक समरीज वॉल्यूमिनस कंटेंट की निकालते हैं और एग्जाम स्कोर्स को स्विफ्ट टर्न आउट करके एक बच्चे के असेसमेंट को लाने में मदद करते हैं। तो बेसिकली इस प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके इम्बाइब करके आप ओवरऑल एक MOOC और LMS की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो। प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि इंडिया के अंदर स्वयं पोर्टल अभी तक अपना रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई नेटवर्क नहीं जोड़ पाया है। रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब स्वयं जैसे पोर्टल, EDX जैसे पोर्टल, कोर्सेरा, अब ये खान अकेडमी, इस पे जब एक बच्चा पहुंचता है तो ये अपने आप में बहुत मैसिव सोर्स है। इस पर्टिकुलर सोर्स के अंदर से अपनी काम की चीजें ढूंढ पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर इस प्रकार के पोर्टल्स के अंदर एक जनरेटिव AI का इनइक्विप्ड सिस्टम होगा तो कहीं ना कहीं इन पोर्टल्स के अंदर अपनी काम की चीजें निकाल पाएंगे बच्चे, कहीं ना कहीं इस पोर्टल के साथ पर्सनली अटैच हो पाएंगे बच्चे। स्वयं यूजर कम्युनिटी 2025 तक बहुत बढ़ने वाली है। इंडिया के अंदर इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे 90 करोड़ 2025 तक। तो कहीं ना कहीं AI बेस्ड लर्निंग की जरूरत पड़ेगी स्वयं पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स को। स्वयं पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म्स के अंदर इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ टैलेंटेड कोर्सेज हैं, बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग वहां पे जाएंगे तो वो ढूंढ पाए कि हाँ भाई उनको क्या चीज चाहिए। ठीक है ना। US और यूरोप बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है ना उसके रिस्पेक्ट में जो स्वयं पोर्टल है पब्लिकली फंडेड है। कहीं ना कहीं इंडिया की सरकार इसको फंड करी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के टेनेट्स के हिसाब से इसको चलाया जा रहा है। इंक्लूसिविटी और क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग यहां पे पाई गई है। तो आगे आने वाले समय में जो स्वयं कोर्सेज हैं दे आर मोर लाइकली इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस डिसिप्लिनरी कोर्स ऑफरिंग्स दैट यूटिलाइज अंडर स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो आगे आने समय में सिमेंटिक वेब जो कि इवॉल्व हो रहा है उसमें अपने आप को इफेक्टिव एजुकेशन देने के लिए स्वयं पोर्टल प्लेस कर पाएगा। तो रीजनरेटिव AI टूल्स के इस्तेमाल से ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स की इकोनॉमिक फॉर्च्यून्स को शोर अप किया जा सकता है बिना बच्चों से फीस चार्ज किए। तो ये था ओवरऑल रीजनरेटिव AI का एक पॉजिटिव यूजेस। कल की डेट में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि भाई रीजनरेटिव AI का कोई पॉजिटिव यूज बताओ, तो आप बता सकते हो कि भाई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि EDX हो गया, जैसे कि कोर्सेरा हो गया, जैसे कि UDA-CT हो गया, जैसे कि खान अकेडमी हो गया, ये अपने खुद के रीजनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैटबॉट को इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वयं के अंदर भी इस प्रकार का चैटबॉट होना चाहिए जो कि स्वयं पोर्टल पे 2025 तक जब देश में 90 करोड़ इंटरनेट यूजर होंगे, बड़ी तादाद में लोग आएंगे, तो ये लोग इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी से बेनिफिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।